हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि एक इंसान को अपने बाकी के रिश्तों में कैसे बात करनी चाहिए, क्या सही वे है आपसी रिश्तों में बातचीत करने का। अगर आप किसी को बहुत पसंद करते हो, कोई आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो उसके साथ कैसे टर्म्स रखने हैं, क्या बातचीत करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड एक रिश्ते को अच्छी तरीके से कैसे निभाना चाहिए। एंड इफ़ अगर आप किसी को हेट करते हो अपनी लाइफ में, हेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट फिर भी कुछ लोग अपने दिलों में रंजिशें पालते हैं, नफ़रत पालते हैं। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है आपकी लाइफ में, तो भी उस हेट्रेड में हम कैसे डील करें उस चीज़ से, आपसी रिश्तों में, या अगर हम किसी को दोस्त मानते हैं या अपने रिश्तेदार करीबी होते हैं और भाई बहन होते हैं, तो हमें अच्छे बिहेवियर उनके साथ कैसे करना है, एंड हेट अगर हम करते हैं किसी भी वे में, किसी भी वजह से, तो उनसे कैसे डील करना है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, अंत तक देखिएगा। पहले मैं कुछ बातचीत बोलूँगी, कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई करने हैं, और फिर कुछ 2 इंसिडेंट्स मैं बताऊँगी आपसी रिश्ते के एक स्टोरी फॉर्म में। उससे आपको और क्लियर होगा कि आपको कैसे रिश्तों को डील करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइफ में कोई भी आपका अपना, जैसे आपके भाई बहन या कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त अगर आपके आसपास हैं, तो और वो कुछ अलग काम कर रहे हैं, कुछ यूनिक काम कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, तो हमें उनके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें उस अप्रिशिएट करने से उनको इतना मोटिवेशन मिलता है। कभी भी डीमोटिवेट नहीं करना है, कुछ भी बुरा नहीं कहना है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि अगर आपने लाइफ में अपने जो भी रूल्स फॉलो किए हैं, जिस पाथ पे आप चले हो, तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाला इंसान भी आप ही की पाथ को फॉलो करे। उसका नज़रिया अलग हो सकता है, उसका तरीका अलग हो सकता है। अगर कोई इंसान कुछ भी इलीगल नहीं कर रहा है और उसके मोटिव पॉजिटिव हैं, अच्छे काम की तरफ वो अग्रसर हो रहा है, तो हमेशा उसको मोटिवेट ही करना चाहिए, उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा बोल के उसकी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए हमको। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि कोई भी इंसान आपके नेगेटिव कमेंट सुनने के लिए नहीं बैठा है। किसी को अगर कुछ बोलना है तो हमेशा अच्छा बोलना है, अदरवाइज जस्ट कीप साइलेंट, जिप इट, कुछ मत बोलो। किसी की भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके या उसको मैसेज या कॉल करके कोई भी हेट कमेंट नहीं फैलाना है, उसको कुछ भी उल्टा सीधा गंदा नहीं बोलना है। इफ़ यू डोंट लाइक समवन, मतलब अनफ्रेंड कर दो या उसका नंबर हटा दो अपने सेट से, मोबाइल से, उसकी कोई एक्टिविटी मत देखो। जस्ट मेक दैट पर्सन इनविजिबल इन योर लाइफ। अगर आप किसी को नहीं पसंद करते हो तो उस इंसान के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, और उसको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो मत करो। अगर आप उसको हेट करते हो, किसी भी फॉर्म में, किसी भी वजह से नफ़रत है अगर आपके दिल में उसके लिए, तो ये काम करो। और कोई इंसान अगर आपके लिए वाकई में वैल्यूएबल है, आप उनको वाकई में पसंद करते हो, अपनी ज़िंदगी की अहम हिस्सा समझते हो, तो ऐसे इंसान को कभी भी अकेला मत छोड़ो। दिन में हर रोज़ थोड़ी देर बात करनी है, उनके सारे सुख दुख को जानना है, अपने सारे सुख दुख को उनको बताओ क्लियरली, और रिश्ता एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अपने दिल खोल के अपनी तरक्की, अपनी फेल्योर्स के बारे में, अच्छी बुरी बातों के बारे में बताओ, और उनसे उनकी तरक्की और फेल्योर के बारे में जानो। और जो इंसान वाकई में आपका अपना होगा, वो आपकी तरक्की से कभी भी जेलस फील नहीं करेगा, और हमेशा आपके सुख में सुखी होगा, और आपको दुखी देख के उसको भी दुख हो। जिस इंसान से बात करके आपको एक कंपेनियनशिप
फील होती है वो ही इंसान आपका असल मायने में अपना। इस बात को टू मेक इट मोर क्लियर मैं एक स्टोरी आज आपको बताती हूँ 2 जिगरी दोस्त की, और एक का नाम चलिए मैं इशिता रखती हूँ और एक का नाम मैं अपना खुद का आस्था रखती हूँ, ठीक है। स्टोरी टाइम स्टार्ट करते हैं। इशिता और आस्था अपने अपने शहर से एक इंस्टीट्यूट में आई थी अलग अलग कोर्स के लिए मुंबई में, ठीक है। और उनका अलग अलग कोर्स था तो इसलिए बातचीत बिल्कुल नहीं हो पाती थी। बस ये जानते थे कि अच्छा ये इस कोर्स के लिए आइए, ये इस कोर्स के लिए आइए, ऐसे दोनों एक दूसरे को बस बाय फेस जानते थे। लेकिन उनका आपस में बात करना एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था। जो आस्था थी उसका एक दिन इंडक्शन ख़राब हो गया। वो इंडक्शन पे अपने रूम पे खाना बनाती थी रोज़ाना, और एक दिन इंस्टीट्यूट जाने से पहले वो इंडक्शन ठीक करा के मार्केट से डायरेक्ट इंस्टीट्यूट पहुंच गई। तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना इंडक्शन कहाँ पर रखे। तो उसने इशिता जो है उसके रूम खाली था और खाली इशिता बैठी हुई थी, इसलिए अपना उससे पूछा कि मेरा इंडक्शन ख़राब हो गया था, अभी सही करा के लाई हूँ, क्या मैं अपना इंडक्शन यहाँ पे रख सकती हूँ? जब इंस्टीट्यूट का टाइम ओवर हो जाएगा तब मैं इंडक्शन ले जाऊँगी। तो ऐसे तो इशिता ने कहा ठीक है रख दीजिए। तो ऐसे करके उन दोनों की दोस्ती स्टार्ट हुई। एंड इशिता का फर्स्ट रिएक्शन था कि ये इंडक्शन की बातें मुझे क्यों ऐसे बता रही है, बट आस्था ऐसी थी कि वो मतलब उस ईज़िली घुल मिल जाती थी। एंड वो बस एक स्टार्टअप लेती थी बात करने का किसी से भी, और फिर वो आराम से किसी से भी बात कर सकती थी। एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा बॉन्ड ईज़िली बना लेती थी, ये उसकी खूबी थी। तो फिर थोड़ी देर बात हुई दोनों में, इशिता में और आस्था में, एक दूसरे से कि आप क्या कोर्स कर रहे हो और आपका कितना कोर्स का टेन्योर है, ये सब बातें वगैरह हुई। नंबर एक्सचेंज हुए उसके बाद, फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज होने के बाद दोनों आपस में खूब मैसेजेस, जनरल मैसेज जैसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले जो मैसेजेस होते हैं वो देने लगे, और थोड़ा बहुत और क्या कर रही हो, कैसे रह रही हो, इस टाइप की नॉर्मल जनरल बातें आपस में करने लगे। देखते ही देखते दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स बन गए। दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई। और एक टाइम आया कि इशिता जो थी उसका कोर्स का टाइम ख़त्म हो गया था, तो उसको वापस अपने शहर जाना था। अपने शहर वापस चले जाने के बाद भी इशिता ने कभी अपनी तरफ से फ्रेंडशिप को कट ऑफ नहीं किया। वो लगातार व्हाट्सएप के ज़रिए आस्था से जुड़ी रही, बातें करती रही डेली बेसिस पे। आस्था को सरप्राइज़ देने के लिए इशिता 2 महीने के बाद आस्था से मिलने भी आई, ट्रैवल करके अपनी सिटी से। और आस्था के लिए वो एकदम सरप्राइजिंग मोमेंट था, वो बहुत शॉक्ड थी। और इशिता दूसरे शहर में होने के बावजूद भी उसने अपना ये रिचुअल बना लिया था कि हर 2-3 महीने के बाद वो आस्था से मिलने के लिए आती, ट्रैवल करके अपनी सिटी से। आस्था के लिए ये इतना हैप्पी मोमेंट्स होते थे कि उसको इतना स्पेशल फील होता था कि कोई उसके लिए इतनी दूर से ट्रैवल करके आ रहा है, कोई उसको इतना वैल्यूएबल समझता है अपनी लाइफ में। इशिता हमेशा कैब से, कभी लोकल ट्रेन से और कभी ट्रेन से ट्रैवल करके आस्था से मिलने आती, तो आस्था को बहुत स्पेशल फील होता। कोई भी ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट अगर पाएगा तो खुशी होगा ऑब्वियसली। अब आस्था का भी कोर्स कंप्लीट हो गया था और उसके भी वापस अपने शहर जाने का टाइम आ गया था। अब अपनी सिटी जाने के बाद करीब आस्था और इशिता के डिस्टेंस की दूरी हो गई थी 2 सिटीज़ की 1000 किलोमीटर। तो मिल के फ्रेंडशिप निभाना दोनों के लिए ही इम्पॉसिबल सा हो गया था, बहुत मुश्किल था। फिर भी दोनों फ्रेंड्स की दोस्ती करीब 3 साल तक चलती रही, वीडियो कॉल के ज़रिए, मैसेजेस व्हाट्सएप के ज़रिए, और दोनों टच में रहे, कांटेक्ट आपस में बना रहा, कोई दूरी लगती नहीं थी कभी भी। एक दूसरे की कंपनी को दोनों लोग बहुत एंजॉय करते थे। दोनों ही फ्रेंड्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच थे और एक दूसरे से अपने सारे सुख और दुख शेयर करते थे, सुख दुख के साथ ही थे। दोनों एक दूसरे से मैसेज के ज़रिए कनेक्टेड रहते थे। अगर एक दिन भी मैसेज ना करें
तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता था दिन कंप्लीट ही नहीं हुआ है। लेकिन फिर एक लाइफ में फेज़ ऐसा आया कि जो आस्था थी उसकी जॉब लग गई थी मॉर्निंग 7 से इवनिंग 7 तक 12 घंटे की, एंड जिसमें आपको सिर्फ 15 मिनट्स का लंच ब्रेक होता था और आप बिल्कुल मोबाइल नहीं छू सकते थे, कोई मैसेज कुछ नहीं कर सकते थे, प्योर आपको कंप्यूटर पे वर्क करना होता था। अब ऐसे में दोनों के बीच में दूरियां बढ़ सकती थी। इशिता कंप्लेन कर सकती थी कि तू मुझे तो टाइम देती नहीं है बिल्कुल, अब तो तू बड़ी हो गई है और बस काम ही वर्क ऑफिस वर्क ही तेरे लिए मायने रखता है। बट इशिता ने ऐसा नहीं किया। अगर उसको कुछ भी बात करनी होती थी आस्था से तो वो आस्था के लिए डेस्परेटली वेट करती थी कि कब आस्था 7 बजे घर पे आएगी और मेरे से बात करेगी। एंड आस्था के अंदर भी रिश्ते निभाने की समझ बहुत थी। वो भले ही वर्क करती थी बट वो कभी भी चेंज नहीं हुई थी, हमेशा डाउन टू अर्थ एंड अपने रिश्तों के लिए हमेशा आगे बढ़ के रहने वाली लड़की थी। वो 7 बजे के बाद ईशा से ज़रूर बात करती थी डेली बेसिस पे। उससे अपना टच कभी भी कांटेक्ट की ख़त्म हो जाए या अब बात नहीं करनी है, अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ या मैं बहुत काम कर रही हूँ, ऐसा कभी भी आस्था के मन में नहीं आया। दोनों ही फ्रेंड्स एफेक्शनेट बहुत थे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम थे और हमेशा आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते थे। दोनों की फ्रेंडशिप में वो टफ़ टाइम था बट दोनों ने किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लिया और अपने बीच में दूरियां नहीं आने दी और लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छे से दोनों ने निभा दी। फिर एक दिन इशिता ने 1000 किलोमीटर का जो दोनों सिटीज़ का डिस्टेंस था वो कवर करके आस्था की बर्थडे पर वो आई। उसने प्लान किया इशिता ने एंड शी केम टू हर होम और उसने आस्था की बर्थडे को इतना स्पेशल किया। आस्था के लिए ये बहुत बड़ा मोमेंट था कि उसकी फ्रेंड उसको इतना स्पेशल फील करा रही है, उसका बर्थडे स्पेशल कर रही है और इतनी दूर से उसके लिए आई है। उसने उसके लिए आज तक ऐसा किसी और ने नहीं किया था। आस्था की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इशिता का आस्था के घर पे 3 दिन का स्टे था और उस 3 दिन में आस्था ने अपनी सिटी की स्पेशल प्लेसेस दिखाई जो भी फेमस प्लेसेस थी और स्पेशल फूड खिलाया एंड इशिता को अपने बचपन के एल्बम्स के फ़ोटोग्राफ्स दिखाए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, स्मूथ चल रहा था। 3 डेज़ के स्टे के बाद इशिता अपनी सिटी वापस चली गई और लेकिन शायद हर रिश्ता अपने साथ एक्सपायरी डेट लेके आता है, अब तो यही कहना पड़ेगा। 3 साल की फ्रेंडशिप में दूरियां आनी शुरू हो गई थी और वो दूरियां क्यों आईं? इशिता की शादी तय हो गई और शायद अब उसका रवैया आस्था के प्रति चेंज होने लगा। शादी होने के बाद से एकदम से वो कम बात करने लगी, अवॉइड करने लगी, नेग्लेक्ट करने लगी। शायद वो बस अपने पति के साथ, होने वाले पति के साथ ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती थी एंड सडनली फ्रेंड की वैल्यू एकदम कम हो गई इशिता की लाइफ में। एंड इशिता ने अपनी शादी पे आस्था को इनवाइट तो किया लेकिन उसके पेरेंट्स को एक बार भी बोला भी नहीं कि आइए, आप भी आइए मेरी शादी पे। अब यहाँ से इशिता की गलतियों का सिलसिला शुरू होने लगा। कोई भी इंसान 1-2 गलती को नज़रअंदाज कर सकता है लेकिन अगर कोई इंसान गलतियों पे गलतियाँ करता जाए और उन गलतियों को कभी भी रियलाइज़ ना करे और उन गलतियों के लिए कभी भी माफ़ी ना मांगे तो रिश्ते में खटास आ ही जाती है, जो कि इशिता और आस्था की फ्रेंडशिप में हुआ। इशिता ने जब अपनी शादी पे आस्था के पेरेंट्स को बिल्कुल इनवाइट ही नहीं किया तो आस्था के पेरेंट्स को बहुत बुरा लगा। जो लड़की बर्थडे पे 3 दिन आके उनके घर पे रुकी है उस लड़की ने बिल्कुल भी पेरेंट्स को नहीं पूछा, बिल्कुल इनवाइट नहीं किया, तो किसी भी पेरेंट्स को बुरा लगेगा ही लगेगा। सिर्फ आस्था को इनवाइट किया बट फिर भी आस्था के पेरेंट्स ने इशिता की इंगेजमेंट के टाइम पे आस्था को भेजा। इशिता की शादी होली वाले दिन ही पड़ गई थी, इसलिए आस्था का होली वाले फेस्टिवल पर जाना शादी पे पॉसिबल नहीं था। सो आस्था इंगेजमेंट वाले ओकेजन पे गई जो कि 1-2 महीने पहले थी होली से।
और होली चूँकि बहुत बड़ा फेस्टिवल है इंडिया का, उसका महत्व बहुत बड़ा है, तो आस्था के लिए पॉसिबल नहीं था होली वाले दिन घर से बाहर निकलना। फिर भी जब शादी हो गई इशिता की, तो आस्था लगातार मैसेजेस से, व्हाट्सएप से पूछती रही इशिता से कि तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। इशिता कोई भी स्टेटस डालती अपने हस्बैंड के साथ, तो आस्था लगातार इन्जॉय योर ट्रिप, इस टाइप के मैसेजेस इशिता को करती रहती। आस्था से जितना हो सकता था उसने अपनी फ्रेंडशिप निभाने की कोशिश की। इशिता की इंगेजमेंट के टाइम पे आस्था का 3 दिन का ट्रिप था, और आस्था और इशिता और ने सब ने ही खूब इन्जॉय किया उस ट्रिप को। पहला दिन तो इंगेजमेंट में गया और बहुत अच्छी इंगेजमेंट का सेरेमनी हुई इशिता की, और सेकेंड डे आस्था और इशिता का कुछ घूमने का प्लान था, सिटी एक्सप्लोर करने का प्लान था, वो उन्होंने किया। लेकिन थर्ड डे पता नहीं इशिता की मॉम को क्या हो गया था कि वो अचानक से लोनावला बुलाने लगी इशिता को कि तुम आओ, कैसे भी करके आओ। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि आस्था का एक दिन का पूरा प्लान है, एक 1 डे एंड 1 नाइट, तो वो कहाँ स्टे करेगी, कैसे स्टे करेगी, और वो बस इशिता को लोनावला बुलाने लगी। और जब आस्था प्लानिंग कर रही थी इंगेजमेंट में आने से पहले, तो आस्था ने पूरा क्लियर कट बताया था मैं इतने 3 दिन का प्लान बना रही हूँ। उस टाइम पे उन्होंने क्यों नहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी कि नहीं इशिता को तो लोनावला जाना है एंड ऑल दैट, तो आस्था अपना 2 डेज़ का ही प्लान करती ट्रिप। लेकिन उन्होंने मौके की गंभीरता को नहीं समझा। आस्था बहुत टेंशन में आ गई थी कि वो पूरा एक दिन कहाँ बिताएगी, कैसे बिताएगी। बट जैसे तैसे किसी तरीके से इशिता की मम्मी मानी कि अच्छा ठीक है, एक दिन तुम और स्टे कर लो। इशिता को बोला होटल में तुम और आस्था स्टे कर लो, और अगर कुछ देखना है सिटी में तो वो देख लो। उन 3 दिन में एक चीज़ आस्था को और बहुत खटकी, बुरी लगी, हर्ट हुआ कि इशिता के हस्बैंड ने एक बार भी आस्था से बात करने की कोशिश नहीं करी। ही डिड नॉट इवन बॉदर्ड कि आस्था इतनी दूर से उन लोगों के लिए आई है, और उसने एकदम ट्राई भी नहीं किया कि आस्था से कुछ इंटरेक्ट करे, एकदम जैसे अवॉइड करना, निगलेक्ट करना आस्था को। तो वे आस्था के लिए ये बहुत ही हर्टिंग एक्सपीरियंस था। समझ नहीं आता कि कहाँ है तुम्हारे एटिकेट्स और शिवलरी टुवर्ड्स योर वाइफ्स बेस्ट फ्रेंड। इसके साथ ही जो एक चीज़ और आस्था को धक्का लगा जिससे, वो ये था कि जिस दिन आस्था जा रही थी वापस अपनी सिटी, उस दिन इशिता उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने भी नहीं आई। इससे ज़्यादा शेमलेस एक्ट और कुछ नहीं हो सकता कि कोई अपने मेहमान की इतनी ज़्यादा बेकदरी करे। इशिता कम्प्लीटली चेंज हो गई थी, और उस ट्रिप के बाद से आस्था को ये बात रियलाइज़ हो गई थी कि अब इशिता की लाइफ में आस्था की कोई वैल्यू नहीं है। आस्था ने इस बात को रियलाइज़ तो कर लिया था, बट इस सच को एक्सेप्ट करने में आस्था को इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, बहुत हर्टिंग एक्सपीरियंस था। दुख होता है कि जिस फ्रेंड ने इतना स्पेशल किसी टाइम पे फील कराया, उस सडनली हम उसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखते। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, और 1 साल के बाद आस्था की भी शादी तय हो गई। आस्था ने भी इशिता को अपनी शादी पर इनवाइट किया, और आस्था दिल से इशिता को अपनी फ्रेंड मानती थी, और उसको पूरा यकीन था कि इशिता उसकी शादी पर ज़रूर आएगी। बट इशिता के माइंड में अब आस्था अपनी फ्रेंड के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं बची थी, और वो ना ही आस्था की इंगेजमेंट सेरेमनी पे आई, ना ही शादी पर आई। आस्था वॉज लिटरली शैटर्ड दिस टाइम। उसको अपनी शादी पे अपनी बेस्ट फ्रेंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत कमी खल रही थी उसको, लेकिन इशिता के लिए अब आस्था कोई मायने ही नहीं रखती थी। आस्था ने अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट करी, बट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आस्था की मैरिड लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव, उथल पुथल रही। आस्था का हस्बैंड शादी से पहले कुछ और शादी के बाद कुछ और ही निकला, एंड वो आस्था को कभी भी टाइम नहीं देता था। हर चीज़ के लिए आस्था को ब्लेम करता था, हर चीज़ के लिए आस्था को ताने देता था। आस्था की सास उसे अलग ताने देती थी, और उनका अलग ही हर चीज़ के लिए सुनाना आस्था को ये रहता था, उनका व्यक्तित्व ऐसा था।
और आस्था बस चुपचाप सब कुछ सह रही थी। बट आस्था ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसको ऐसे सास और ऐसा पति मिलेगा ज़िंदगी में कभी भी। आस्था एकदम निराश, हताश, बिल्कुल ज़िंदगी उसके लिए उसको बोझिल लगने लगी थी, वो जीना नहीं चाहती थी। आस्था अंदर ही अंदर एकदम मर गई थी, घुट घुट के जी रही थी, सारे अत्याचार सह रही थी। उस टाइम पे उसे अपनी फ्रेंड इशिता की इतनी ज़्यादा याद आती, उसकी ज़रूरत महसूस होती आस्था को और कमी खलती उसकी लाइफ में, पर इशिता कभी भी अवेलेबल ही नहीं होती थी उससे बात करने के लिए। आस्था की शादी के बाद से 9 महीने तक इशिता ने बिल्कुल एकदम एक बार भी कोई भी कांटेक्ट ही नहीं रखा आस्था से, एक मैसेज तक नहीं किया। एकदम जैसे आस्था मर गई हो, इशिता के लिए इनविजिबल हो गई हो। आस्था को बहुत कमी खलती, पर वो किस मुंह से इशिता को याद करती, मैसेज करती, जब सामने वाला खुद दिखा रहा है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है उसकी लाइफ में, तो कैसे आप उससे सब कुछ शेयर कर सकते हो, उसको साथ मांग सकते हो? नहीं हिम्मत होती है। इशिता ने कभी सुध नहीं ली आस्था की, कभी नहीं पूछा कि तुम्हारी मैरिड लाइफ आस्था कैसी चल रही है, तुम कहाँ हो, कैसी हो, कभी नहीं, नेवर। आस्था भी अब धीरे धीरे समझ रही थी कि हाँ, अब रिश्ता इशिता के साथ ख़त्म हो गया है, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। सडनली शादी के आस्था के 9 महीने के बाद इशिता का एकदम से मैसेज आता है कि आस्था, अब तुम कुछ व्हाट्सएप पे स्टेटस पे अपलोड नहीं करती, ना ही अपना कुछ अपलोड करती हो, ना ही अपने हस्बैंड के साथ कुछ अपलोड करती हो, क्या बात है? तब आस्था ने बताया कि अब वो अपने हस्बैंड से सेपरेटेड हो चुकी है, अब वो उसके साथ नहीं रहती है, वो मायके अपने घर में रहती है। अचानक से इशिता के अंदर का इंसान शायद जाग गया और उसने बोला आस्था से कि आस्था, मेरे साथ वीडियो कॉल करो, मुझे सब जानना है कि इतने महीनों में तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या स्थिति थी तुम्हारी, और सेपरेशन तक बात कैसे आई। आस्था और इशिता में वीडियो कॉल पर बात हुई। आस्था को करीब 3 घंटे लगे अपनी पूरी इतने महीनों की आप बीती सुनाने में। इशिता वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड कि आस्था के ससुराल वाले कैसे थे कि सिर्फ बहू को प्रताड़ना देना, अत्याचार करना और बहू की कोई इज्जत ना होना, बीवी की कोई इज्जत ना होना। इशिता सेड कि बहुत कुछ सहा है आस्था तुमने, और इशिता ने ये भी बोला कि आस्था, जब तक तुम्हारा पति रियलाइज़ ना करे अपनी गलतियों को और माफ़ी ना मांगे उन चीज़ों के लिए, तब तक उसे माफ़ मत करना और वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है वापस से दोबारा। इशिता ऑल्सो सेड कि यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन आस्था, और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी जैसी लड़की बिल्कुल डिज़र्व ही नहीं करता था, ही इज़ अ लूज़र। थोड़ा सा और वक्त बीता और आस्था और उसके हस्बैंड का रिश्ता सुधरा नहीं सेपरेशन के बाद भी, एंड कुछ महीनों के इंतज़ार के बाद आस्था और उसके हस्बैंड का डिवोर्स का केस फाइल हो गया कोर्ट में। किसी भी लड़की के लिए जो सेपरेशन वाला जो पीरियड होता है वो बहुत टफ होता है, और आस्था उन सब पहले उसने उन शादी के 6-7 महीनों में वो सब झेला, प्रताड़ना वगैरह झेली, एंड उसके बाद वो सेपरेशन वाला फेज़ कि उसका पति उससे सुलह नहीं करना चाहता है, बिल्कुल उसको पूछ नहीं रहा है, उससे ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, आस्था को क्या बुरा लग रहा है, तो ये माफ़ी ना मांगना अपनी गलतियों के लिए, तो ये फेज़ एक किसी भी लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। लाइफ एकदम रुक सी जाती है ऐसी सिचुएशन में। आस्था के लिए वो एक बहुत ही टफ दौर था, उसकी लाइफ एकदम ज़ीरो पॉइंट पे आ गई थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अगले पल क्या होगा। आस्था की लाइफ उसको किस डायरेक्शन में लेके जा रही है, ये भी आस्था को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, वो एकदम ब्लैंक हो गई थी। ऑन द अदर हैंड, इशिता वॉज प्लानिंग अ बेबी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और आस्था और इशिता ने फिर से प्लान किया कि एक वीडियो कॉल करते हैं। आस्था ने बताया अब वीडियो कॉल पे इशिता को कि वो अब कोर्ट केस उसने फाइल कर दिया है डिवोर्स के लिए, और इशिता ने ये बताया कि वो अब बेबी के लिए प्लानिंग कर रही है। इशिता ने ये भी आस्था को पूछा कि आस्था, अब डिवोर्स केस फाइल हो जाने के बाद तुमने अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा है, अब आगे तुम क्या करने वाली हो अपनी लाइफ में। आस्था को मेहंदी का हुनर बहुत अच्छे से आता था, तो आस्था ने कहा मैं मेहंदी, हाथों में पैरों में मेहंदी लगाने का बिज़नेस स्टार्ट करूँगी। ऑल्सो
शी सेड कि आई विल बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब, मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाने का बहुत शौक है, सो मैं यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगी, एक यूट्यूबर बनूंगी। आस्था ने बोला कि वो अपनी जर्नी में धीरे धीरे ग्रो करेगी और फिर से अपनी लाइफ की जर्नी को स्टार्ट करेगी। आस्था एंड इशिता बोथ सेड ऑल द बेस्ट एक दूसरे को उनकी रिस्पेक्टिव न्यू जर्नी के लिए। इशिता आस्था के ब्लॉग्स वगैरह यूट्यूब की वीडियोस खूब देखती, उसको कहना ही नहीं पड़ता आस्था को कि मेरी यूट्यूब वीडियोस देखो, वो खुद से सब्सक्राइब उसने अपना चैनल आस्था का किया था और सारी वीडियोस देखती थी एंड कमेंट भी करती थी, नाइस ब्लॉग्स एंड नाइस गेम्स, लवली गेम्स। आस्था के ट्रैवल ब्लॉग्स पे इशिता कमेंट करती कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। इशिता ने बोला कि तुम्हारे ब्लॉग्स के ज़रिए इंडिया के जो छोटे शहर हैं उनकी स्पेशलिटी को जानने का मौका मिलता है और योर ब्लॉग्स आर वेरी इन्फॉर्मेटिव। वी गेट टू नो सो मैनी थिंग्स जो हमें कभी पता भी नहीं थी। इशिता से अप्रिसिएशन पाके आस्था को बहुत मोटिवेशन मिलता और खुशी भी मिलती। एंड ऑल्सो इशिता ने एक दिन ये भी बोला था कि तुमने आस्था ये अब इतनी लेट क्यों आइडिया लाया अपने माइंड में कि यूट्यूब पे तुम्हें वर्क करना चाहिए, ये तुम्हारा कंटेंट इतना अच्छा है कि तुम्हें तो ऑलरेडी और बहुत पहले से ये काम कर लेना चाहिए था, तुमने पहले क्यों नहीं किया, कितने साल वेस्ट हो गए। इन काइंड वर्ड्स ने आस्था का दिल छू लिया और अब आस्था ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो यूट्यूब पे बिल्कुल रुकेगी नहीं, वो यूट्यूब पे कंटेंट लगातार बनाती रहेगी। आस्था को कॉन्स्टेंटली यूट्यूब के लिए न्यू आइडियाज़ के फाइंड करना, उस पर स्क्रिप्ट तैयार करना, उसको शूट करना, वीडियो को एंड एडिट करना इतना अच्छा लगने लगा था। एंड ऑल्सो वो इतना ज़्यादा बिज़ी रहने लगी थी लाइफ में, धीरे धीरे आस्था का चैनल ग्रो होने लगा, उसको पसंद करने लगे लोग, उसकी वीडियोस को बहुत सराहना मिलने लगी, आस्था के चैनल को लोग सब्सक्राइब करने लगे। बट मीनवाइल आस्था और इशिता में फिर से दूरियां आ गई और वो अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। आस्था अपने यूट्यूब कंटेंट में एंड मेहंदी के बिज़नेस में बिज़ी हो गई एंड ऑन द अदर हैंड इशिता अपने प्रेगनेंसी फेज़ में बिज़ी हो गई। दिस टाइम आस्था डिसाइडेड कि वो इशिता के प्रेगनेंसी फेज़ में इशिता को बिल्कुल बॉदर नहीं करेगी, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी। आस्था ने कभी भी नहीं पूछा इशिता को कि तुम्हारे प्रेगनेंसी फेज़ में क्या अच्छा हो रहा है या क्या बुरा हो रहा है। आस्था के मन के घाव आज तक नहीं भरे थे जो भी उसे इशिता ने दिए थे कि एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने नहीं आई थी, उसके हस्बैंड ने उससे बात नहीं करी थी और उसकी मम्मी ने सोचा समझा नहीं कि आस्था एक दिन कहाँ रहेगी और इशिता को बुलाने लगी अपने शहर। आस्था की शादी पे ना आना, 9 महीने तक आस्था की शादी के बाद आस्था से बात ना करना, ये सब चीज़ें आस्था कभी भी भूल नहीं पाई थी। एंड ऑल्सो इशिता ने इन सब चीज़ों के लिए कभी माफ़ी भी नहीं मांगी थी आस्था से, रियलाइज़ करके कि हाँ ये सारी मेरी मिस्टेक्स हैं, हमारे बीच में अगर दूरियां आई हैं तो उसका कारण मेरी गलतियां हैं, मेरी नेग्लिजेंस इस बात का कारण है। सबसे ज़्यादा जो आस्था को हर्ट हुआ था कि वो 9 महीने तक इशिता ने बिल्कुल बात नहीं किया था। उस टाइम पे आस्था इतना लो थी, इतना वीक थी, उस टाइम पे मेंटली इमोशनली आस्था को एक फ्रेंड की, अपने बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत थी, पर उस टाइम पे वो टफ मोमेंट्स आस्था को अकेले ही काटने पड़े थे अपनी लाइफ के। आस्था के मन में खटास आ गई थी और ये बात थी कि लोगों की इंसानियत कहाँ मर जाती है एक टाइम के बाद। सो इसलिए आस्था ने डिसाइड कर लिया था कि इस बार प्रेगनेंसी फेज़ में इशिता को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेगी। आस्था वॉज श्योर कि इशिता को उसकी ज़रूरत नहीं है और अगर 1% इशिता को आस्था की ज़रूरत है भी तो भी आस्था इशिता से कोई बात नहीं करेगी, क्योंकि आस्था इशिता को वो दर्द, वो अकेलापन, वो हेल्पलेसनेस, वो पेन फील कराना चाहती थी जो आस्था ने किसी एक टाइम पर, जब उसको अपने बेस्ट फ्रेंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो नहीं थी उसके साथ, वो सब फील किया था आस्था ने। तब आस्था ने 9 महीने तक बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं रखा इशिता के साथ एंड इशिता के जब बच्चा हो गया तो आस्था ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया एंड इशिता ने उसको थैंक यू कह दिया एंड दैट्स इट। किसी भी रिश्ते में छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं।
इशिता आराम से आस्था से माफ़ी मांग के अपनी सारी गलतियों की उन 9 महीने के बाद जब उसने बात स्टार्ट की थी तो वो रिश्ता सुधार सकती थी, बट इशिता ने कभी ऐसा नहीं किया। अगर इशिता ऐसा कर लेती तो फिर से एक बार आस्था और इशिता की दोस्ती पहले जैसी हो जाती। फिर से दोनों दोस्त डेली बेसिस पे बात करने लगते, फिर से दोनों दोस्त सुख दुख के साथी बन जाते। बट इशिता ने इस रिश्ते को इतना इमेच्योरिटी से निभाया। कोई भी रिश्ता तभी निभता है जब दोनों में इक्वली एफर्ट्स हों दोनों साइड से। अब आस्था और इशिता का रिश्ता ऐसा हो गया था कि स्टेटस में कोई भी अचीवमेंट डाली तो आस्था ने तो इशिता उस पर कमेंट कर देती थी, इशिता की कोई अचीवमेंट होती थी तो आस्था उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर देती थी। बस इतना रिश्ता रह गया था। एक दिन क्या हुआ कि आस्था को के सब्सक्राइबर्स तो बढ़ रहे थे यूट्यूब चैनल पे, लेकिन लाइव वो करना चाहती थी, एक नया सेगमेंट अपनी लाइफ पे करना चाहती थी और अपने चैनल को और ग्रो करना चाहती थी। तो उसने रिक्वेस्ट करी इशिता को कि मेरे साथ लाइव करो, हम अपनी फ्रेंडशिप के बारे में लाइव पे बता सकते हैं। बट एंड इशिता ने कमिट भी किया कि ठीक है, हम लोग वीकेंड पे करेंगे लाइव सेशन एक साथ। एंड आस्था ने अपना पूरा वीकेंड शेड्यूल कर दिया था, लाइव किस किस के साथ करना है, क्या करना है। बट इशिता ने एकदम एंड मोमेंट पे फिर से आस्था को डिच कर दिया, ये बात बोल के कि मेरे को बहुत सर्दी ज़ुकाम हो गया है और मैं तुम्हारी लाइव नहीं कर सकती कल। एक दिन पहले आस्था को ऐसे बताया। आस्था को एक बार फिर से इतना हर्ट हुआ कि आस्था को जब उस टाइम पे मैरिज के टाइम पे ज़रूरत थी तब इशिता नहीं थी उसके साथ, उसको अकेलापन फील करा रही थी। एंड आज फिर से जब उसको ज़रूरत है आस्था को तो भी इशिता ने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया और साथ नहीं दिया आस्था को। और आस्था ने बहुत बार इशिता के इमेच्योर और गलत एक्ट्स को नज़रअंदाज कर दिया है, जाने दिया है, ताकि थोड़ा बहुत जो भी फ्रेंडशिप थी वो बनी रहे। लेकिन एक इंसान कब तक लेट गो करता रहेगा, कभी ना कभी तो होता है ना, टॉलरेंस पावर ख़त्म हो जाती है इंसान की। तो अब आस्था की भी ख़त्म हुई थी। आस्था क्लियरली सेड कि जब जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम कभी भी नहीं थी, एंड जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम बिल्कुल कम्प्लीटली बदल गई हो। नाउ यू आर द पर्सन जिसको पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अरे इशिता कुड हैव सेड कि ठीक है, आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, हम 1-2-4 दिन बाद अगर लाइव कर लें तो आस्था तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट इशिता ने सीधे कह दिया कि मैं तुम्हारी लाइव नहीं कर पाऊँगी, मेरी तबीयत ख़राब है। सो दैट वॉज सो हर्टिंग एंड अनोइंग। आप अगर कोई भी प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हो, कुछ कमिटमेंट्स होते हैं कि ये मीटिंग है या इस इवेंट पे जाना है, तब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सर्दी ज़ुकाम हो रहा है, मेरे सिर दर्द हो रहा है या मेरे को वुमेन्स की प्रॉब्लम जो है तो मैं नहीं कर सकती। वुमेन को वर्क करना पड़ता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तबीयत ख़राब हो, कुछ भी, तो प्रोफेशनल कमिटमेंट अगर है तो आपको निभाना ही निभाना है। तो अगर आप फ्रेंड के इंसानियत के तौर पे ही कर लेती, फ्रेंड ना समझो चलो, लेकिन किसी को हेल्प करना, उसके साथ लाइव करने में, उसको उसके चैनल को ग्रो करने में आप एक हेल्प ही तो कर रहे हो, बट वो भी आप नहीं कर सकते हो। इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। फिर एज अ फ्रेंड तो आस्था कभी कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकती इशिता से। आस्था ने ज़रा सी नाराज़गी दिखाई तो इशिता ने बोल दिया कि आर यू मैड, आई एम लिटरली सिक एंड मैं नहीं लाइव कर सकती। और इशिता कुड हैव कंट्रोल्ड, गुस्से में कुछ भी बोलना गलत बात होती है। यू शुड कंट्रोल योर वर्ड्स एंड एक्शंस एट द टाइम ऑफ गुस्सा, एंगर। तो बट इशिता ने ऐसा नहीं किया और उसने आस्था के लिए बोल दिया कि योर चैनल वीडियोज़ आर वेरी पथेटिक एट टाइम्स। एंड फ्रॉम दिस मोमेंट आस्था रियलाइज्ड कि अब इससे ज़्यादा अब वो नहीं ले सकती ताकि मतलब गलत एक्ट्स को। एंड दिस इज़ हाई टाइम, अब पानी सर के ऊपर से चला गया है। एंड फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट आस्था ने इशिता को ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप वगैरह से, एंड उस फ्रेंडशिप का दी एंड कर दिया। आस्था को अब बात ही नहीं करनी थी इशिता से बिल्कुल भी। सडनली आप कहाँ तो इतने अच्छे अच्छे यूट्यूब के लिए कमेंट्स कर रहे थे हर वीडियो पे, और कहाँ आप कह रहे हो कि तुम्हारी वीडियोस एकदम पथेटिक होती हैं।
बोलने से पहले सोच लिया करो यार। लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, गुबार निकालने के लिए आप कुछ भी किसी को नहीं बोल सकते हो। इशिता को बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि आस्था किस फेज से गो थ्रू करी है। उसको इतना कुछ सहना पड़ा था अपनी शादी में, एंड उसके लिए बहुत टफ फेज था। उस टाइम पे तो साथ दिया नहीं, एंड उसने फिर से ज़ीरो से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया है। अब जब रिश्ता टूटता है शादी का, तो अपने माइंड को स्टेबल करने में ही इंसान को बहुत टाइम लगता है। बहुत टॉक्सिटी उसने झेली होती है, तो माइंड में वो सारी चीज़ें आपको कॉन्कर कर देती हैं। वो सारी बातें जो आपके ऊपर दोषारोपण किया जाता है, उसको आप एक अलग ही फाइट आप कर रहे होते हैं अपने माइंड से। उस टाइम पे आपका सोल और आपकी बॉडी आपके माइंड से फाइट कर रहा होता है। उस चीज़ में, उस मेंटल अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में लाना, उसके बाद अपने आप को फिर से इस्टेब्लिश करने की कोशिश करना, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना, ये एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर से एक नया जीवन एक तरीके से उनको मिला होता है, और नए सिरे से कुछ नया स्टार्ट करना। माइंड स्टेबल होता है एंड अच्छा पॉजिटिव होता है, तभी कोई इंसान यूट्यूब पे वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल होता है। आपको पूरा आइडियाज़ पहले सोचना पड़ता है। स्क्रिप्ट तैयार करने में कई घंटे लग जाते हैं, एडिटिंग में कई घंटे लग जाते हैं, शूटिंग में भी कई घंटे लग जाते हैं। आप समझ लो 10 to 12 आवर्स की पूरी एक जॉब है यूट्यूब की एक वीडियो बनाना। अगर आपकी वीडियो करीब 20-30 मिनट की हो रही है तो, या उससे ज़्यादा की हो रही है तो उस चीज़ को, एंड हर किसी में बात नहीं होती है कि वो कॉन्फिडेंटली कैमरे के आगे बिना किसी झिझक के कुछ भी बोल सके। तो अगर कोई ऐसे बोल के वीडियो बना रहा है, 20-30 मिनट से ऊपर की वीडियो बना रहा है, तो उसको सबसे पहले तो हैट्स ऑफ उसके लिए करना चाहिए, एप्रिसिएशन बिल्कुल देना चाहिए। यही बहुत बड़ा काम है सबसे पहले। एंड सेकेंडली, कोई भी इंसान को नॉलेज होगी किसी टॉपिक पे, तभी वो इतना लंबा कुछ बोल सकता है, अदरवाइज़ कोई भी इंसान नहीं बोल पाएगा। और जिसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है, झिझक होती है, वो इंसान भी कभी नहीं बोल पाता है। तो इन सब चीज़ों को गौर करना चाहिए इंसान को। एंड आस्था इस फेज से ऊपर उठी है, और ये सब इतनी वीडियोज़ अगर कर रही थी, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसके अंदर टैलेंट था जो वो ये कर रही है। तो उसके एफर्ट्स को एकदम से नज़रअंदाज कर देना और उसकी वीडियोस को एकदम से पथेटिक बोल देना, दैट वाज द हॉरिबल स्टेप इशिता डिड टू आस्था। उसको नहीं बोलना चाहिए था। और किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार आपको तभी है जब आप वो काम खुद से कर सकते हो। तो इशिता खुद वो यूट्यूब वीडियोस बना पाती, 20-30 मिनट का बोल पाती, उससे ज़्यादा का बोल पाती, एडिटिंग खुद कर पाती, स्क्रिप्ट खुद तैयार कर पाती, तब उसको बोलने का हक था। शूट कैमरे के आगे हर कोई नहीं खड़ा हो पाता है, ये एक फैक्ट बात है। तो अगर वो सारे काम आप कर सकते हो, तभी आपको किसी और को क्रिटिसाइज़ करने का हक है, अदरवाइज़ आप क्रिटिसिज्म भूल जाइए। पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए। अगर आप किसी के दर्द से रिलेट नहीं कर पाते हो, उसके दर्द को नहीं समझ पाते हो, इतनी समझ आपके अंदर नहीं है, और आपने किसी के स्ट्रगल नहीं देखे हैं, किसी की जर्नी को नहीं देखा है, तो आपको उस पर कोई भी टिप्पणी देने का हक नहीं है। अगर आप हेट करते हो किसी के वीडियोस को, तो जस्ट डोंट सी देयर वीडियोस। जैसा मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के कहा कि उसको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो मत करो अगर आप किसी को हेट करते हो या उनके कंटेंट को हेट करते हो। तो हेटरेट नहीं फैलाने की ज़रूरत है। एक पर्सन पॉजिटिव कमेंट्स डिज़र्व करता है एंड चाहता है, नेगेटिव कमेंट्स ना ही करे लोग तो अच्छा है। वो बहुत गंदी बात है कि माँ बहन की कोई गालियाँ देता है या कुछ बुरा बोलता है, जो आजकल टीवी स्टार्स वगैरह को या बॉलीवुड के स्टार्स को लोग देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। रियलिटी शोज़ में जो कंटेस्टेंट होते हैं उनको लोग इतना बैशिंग जाके करते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको नहीं कोई पसंद है तो मत करो। अपना गुबार निकालने की क्या ज़रूरत है। आप कोई कमेंट उसको देखो ही मत, उस इंसान को ना, सिंपली आप जिसको पसंद करते हो उसको देखने में अपनी एनर्जी एंड टाइम यूटिलाइज करो, सिंपल सी बात है। फोकस ऑन गुड थिंग्स इन लाइफ। किसी के अंदर कमियां ढूंढना बहुत आसान होता है, बट वो इंसान कैसे किस सिचुएशन में क्या काम कर रहा है, अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो।
बहुत मुश्किल से इंसान स्टेबिलिटी अपने माइंड की ला के ये सारी चीज़ें कर सकता है। मैं सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी फील्ड में आपका माइंड स्टेबल होगा तभी आप काम पे अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हो। प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को अलग करना पड़ता है एंड पूरी तरीके से डिवोटेड होना पड़ता है हर एक जिस भी फील्ड के वर्क में आप काम कर रहे हो, तो तभी जाके आप अच्छे से एफिशिएंटली वर्क कर सकते हो। इफ़ समवन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, तो आप बहुत इमेच्योर हो और आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग और समझने की बहुत कमी है। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। गुस्से में अपनी वाणी पर कंट्रोल करना इंसान को आना चाहिए, क्योंकि अगर आप गुस्से में कुछ भी इंसान को उल्टा सीधा बोल देते हो तो वो शब्द जो घाव देते हैं दूसरे इंसान को, वो कभी भी फिर ज़िंदगी में भरते नहीं हैं। और अगर आपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम किया भी होगा उस इंसान के लिए, पर एक बार कुछ गलत बोल दिया, कुछ उल्टा सीधा गुस्से में बोल दिया, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि आपके अच्छे काम पर सारा पानी फिर जाता है। वो इंसान को वो अच्छे काम कभी याद नहीं रहेंगे, लेकिन आपने जो गुस्से में उसको बुरा भला बोला था वो ज़िंदगी भर याद रहता है। इसलिए बहुत सोच समझ के किसी भी इंसान को बोलना चाहिए। तो ये था मेरा एक इंसिडेंट जो एक घाव ने अपने लाइफ पार्टनर के आते ही अपनी फ्रेंडशिप को एकदम से भुला दिया एंड फ्रेंडशिप का उसकी लाइफ में कोई महत्व नहीं रह गया। अब मैं चलती हूँ अपने दूसरे इंसिडेंट की तरफ, जो कि मेरा पर्सनल इंसिडेंट है और मेरे साथ खुद हुआ है। मेरे अपने रिश्तेदारों ने मुझे बहुत घाव दिए हैं अपने कड़वे शब्दों को कह के। वो ये था कि जब 2016 में मैं अपना एक्टिंग करियर परस्यू करने गई थी, एक्टिंग की डिग्री लेने गई थी, तब मेरे पीठ पीछे से कोई भी मुझे आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता था एंड मेरे सारे रिश्तेदारों से मुझे आए दिन यही सुनने को मिलता, या मेरे पेरेंट्स को वो लोग ये बोलते कि अरे अकेली लड़की कैसे एक अनजाने शहर में रहेगी, अकेली लड़की को क्यों बाहर भेज दिया, और अरे वो तो अब लिव इन में रहती होगी, लिव इन रिलेशनशिप चलती है मुंबई में। तो ये सारी चीज़ें मेरे पेरेंट्स के माइंड में एक डाउट डालना कि ताकि अगर उनके माइंड में डाउट आ गया तो वो आस्था को वापस बरेली लेके आ जाएंगे एंड आस्था को एक्टिंग के करियर में सक्सेसफुल नहीं देख सकता था मेरे को कोई भी रिश्तेदार, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। बेसलेस एलिगेशंस लगाना जिनका कोई महत्व ही नहीं है, और ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो कभी भी आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते आप। मेरे रिश्तेदार ये बात नहीं समझे। मैं बाकी सब व्यूअर्स से अपने बोलना चाहूँगी कि हम लड़कियों को आप बांध के नहीं रख सकते कि हम लड़कियां बस अपने घर की चार दीवारी में बैठ के रहें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें अपना करियर परस्यू करना है किसी भी फील्ड में, तो हमें अपने घर को छोड़ के जाना पड़ेगा, अपने शहर को छोड़ के जाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हमें हमारे ही सिटी में जॉब्स मिल जाएं, हमें बाहर करना, इंडिपेंडेंट अगर बनना है तो बाहर जॉब करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को व्यूअर्स को और उनके रिश्तेदारों को और अब मेरे खुद के रिश्तेदारों को ये बात समझने की ज़रूरत है। अपने लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे अंदर एक फायर है और ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अब मेरे रिश्तेदार इस बात को नहीं जानते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन 1 साल के बाद मेरे सारे रिश्तेदार मेरे मम्मी पापा के माइंड में डाउट लाने में कामयाब हो गए कि लड़की मुंबई में सेफ़ नहीं है अकेले। एंड मेरे मम्मी पापा 1 साल के बाद मुझे वापस बरेली लेके आ गए थे। मुझे अब सपोर्ट नहीं मिल रहा था मम्मी पापा का मेरे एक्टिंग करियर के लिए, सो मुझे गिव अप करना पड़ा अपने ड्रीम्स पे। लेकिन उसके बाद भी मेरी ताई जी को पूरा बिल्कुल मतलब चैन नहीं मिला था उसके बाद भी। एंड उन्होंने ये बात बोली जब मेरे मम्मी पापा मैं 25 साल की हो गई थी और लड़के देखना मेरे शादी के लिए स्टार्ट कर दिया था मेरे पेरेंट्स ने। तो मेरी ताई जी बोलती है कि जब शादी की उम्र थी तो उसे मुंबई भेज दिया और अब लड़के ढूंढ रहे हैं। तो भाई मैं उनसे ये बात बोलना चाहूँगी कि 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि भाई 25 में देखना शुरू कर दिया, 24 में देखना नहीं शुरू किया? क्या 1 साल में लड़का ज़रूरी है कि मिल ही जाएगा? और क्या 1 साल में क्या उम्र निकल गई जो ऐसे बोल रही हैं?
और वैसे भी जब 25 से देखना शुरू किया था तब तो 30 साल में जाके मेरी शादी हुई है। तो ये किस्मत की बात होती है, ये आप किसी का तय नहीं कर सकती कि तुमने कब देखना चाहिए लड़का और कब नहीं देखना चाहिए। अपनी उस वाहियात सोच को, घटिया सोच को ताई जी हम पर थोपना चाहती थी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जब 30 साल में शादी हो भी गई मेरी, तो लाइफ में मेरे क्या अच्छा हो गया। एक नार्सिसिस्ट लूज़र हस्बैंड मिला मुझे और एक टॉक्सिक सास मिली, जिनके साथ एक छत के नीचे रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, हंसना भूल गई थी। ऐसी लाइफ का क्या ही फ़ायदा है। मेरी लाइफ एकदम नरक बन गई थी, तो ऐसी शादी का क्या ही फ़ायदा है। शादी नेवर गारंटी यू हैप्पीनेस एंड सक्सेस। मुझे लिटरली नहीं समझ में आता कि मेरे सारे रिश्तेदार मेरी शादी के पीछे इतना क्यों पड़े हुए थे। उन्हें क्यों चाहिए था कि मैं शादी में चली जाऊँ, एकदम बंध के रहूँ। आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड दिस। अब मैं बात करती हूँ मेरी 2 कज़न सिस्टर की, शिल्पी और सौम्या की, और मेरी मौसी रेखा मौसी की, जिन्होंने इन तीनों ने कभी भी कज़न सिस्टर होने का या कोई भी फ़र्ज़ अदा नहीं किया। मैं जब मुंबई गई हुई थी, तब मुंबई से जब वापस आई थी, मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो पाया था एक्टर बनने का। मैं ज़्यादा अपने करियर को, अपने पैशन को टाइम नहीं दे पाई थी और मुझे गिव अप करना पड़ा था। तो मैं एकदम बोझिल सी हो गई थी, हंसना भूल गई थी, बहुत सैड रहती थी उतने दिनों में। एंड उस सैडनेस को मैं अपने स्टेटस के थ्रू या फेसबुक पे मैं बयां कर देती थी अपने शब्दों में। तो ऐसे मैं अपने पोस्ट डालती थी या स्टेटस डालती थी। उन दिनों में मैं बहुत बुझी बुझी सी रहने लगी थी। आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड सडनली एक दिन क्या हुआ कि मेरी रेखा मौसी का फ़ोन आया मेरी मम्मी के पास कि आस्था को तो 2 थप्पड़ लगाने चाहिए खींच के। ऐसे मेरी मम्मी से बोलती हैं, कैसे कैसे पोस्ट डालती है पता नहीं। फिर उसके बाद मेरी शिल्पी दीदी का जो है वो मैसेज आया कि आस्था तो एकदम लूज़र है। और सौम्या का मैसेज ये आया कि इसके पोस्ट ऐसे होते हैं जिसे देख के मुझे मेरे ससुराल वालों के आगे एम्बेरसमेंट फील होता है। ये सारे कड़वे शब्द इन तीनों ने मेरे को बोले। ये वाक़या 2017 का है और ये सारे वर्ड्स बोल के, लाइनें बोल के इन लोगों ने मेरे को 2017 से लेकर 2021 तक 4 साल तक मेरे को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया था हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ऐसी होती हैं सगी मौसी, ऐसे होते हैं कज़न सिस्टर्स। अगर अपने रिश्ते खून के होते हैं तो भैया लानत है ऐसे रिश्तों पर। तो किसी के दर्द को ना समझ सके, किसी के इमोशंस को ना समझ सके, जो ये ना समझ सकें कि कोई इंसान कितना अंदर से टूटा हुआ है और उसको और दुख दे रही हो ये सारे कड़वे शब्द बोल के। वो इनसेंसिटिव पीपल। एंड उन्होंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि जो एक इंसान कितना पैशनेट था अपने एक ड्रीम को लेके, अपने एक करियर को लेके, एक्टिंग के करियर को लेके, उसका ड्रीम जब टूटा होगा तो कैसा उसको फील होता होगा। ये वही इंसान समझ सकता है जिसने कोई सपना देखा होगा और उसका वो सपना किसी ना किसी वजह से नहीं पूरा हो पाया होगा। उस टाइम पर इस व्हाट्सएप के स्टेटस पर वो 24 आवर्स वाली जो अपडेट थी कि आप किसी से भी अपना स्टेटस को हाइड कर सकते हो, वो नई नई स्टार्ट हुई थी। एंड मुझे उसके बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, और अगर मुझे नॉलेज होती तो डेफिनेटली मैं अपने स्टेटस अपने रिश्तेदारों से तो ज़रूर छुपाती, बट मुझे पता ही नहीं था। इन सारे रिश्तेदारों को मेरे किसी भी पोस्ट और स्टेटस पे बोलने का हक भी कैसे है, जब इन्होंने कभी भी सुध ही नहीं ली मेरी कि मेरी लाइफ में ज़िंदगी में चल क्या रहा है। कभी भी डेली बेसिस पे बात नहीं करी कि आस्था तेरी लाइफ के स्ट्रगल्स क्या हैं, तेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, तेरी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स क्या हैं, कभी भी नहीं। तो भाई तुम्हें किसने हक दे दिया ये सब बोलने के लिए? अगर इन लोगों को इतनी ही प्रॉब्लम थी मेरे स्टेटस से तो इग्नोर कर सकते थे ये लोग मेरे स्टेटस को, पर वो सब कह के कलेश करना कि तुम लूज़र हो, तुम्हें थप्पड़ मारने चाहिए, तुम ससुराल में हमारे एम्बेरसमेंट फील कराती हो अपने पोस्ट से, ये सब दिस वाज ऑल बुलशिट एंड दीज वर्ड्स कैन नेवर बी एक्सेप्टेबल एंड ऑल्सो कैन नेवर बी जस्टिफाइड इन एनी वे। और ये सौम्या जो ये बात बोल रही थी कि तुम्हारे पोस्ट हमारे ससुराल में एम्बेरसमेंट फील कराते हैं, तो उनके ससुर खुद मेरी पोस्ट पर, फेसबुक के कितने पोस्ट पर उन्होंने लाइक किया है
और कितने फेसबुक पोस्ट पर तो कमेंट किया है कि वेरी प्रिटी गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, इस टाइप से। तो उनके मन में कोई वो नहीं थी, गलत भावना नहीं थी मेरे प्रति। ये सौम्या के मन की गंदी भावना थी जो उसने फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर उस दिन निकाली। एंड सबसे बड़ी बात, मेरी फेसबुक आईडी है, मेरी व्हाट्सएप आईडी है, मेरा मन है, उस पर मैं जो चाहे लिखना चाहूँ, बोलना चाहूँ, कुछ भी करना चाहूँ, वो मेरा मन है, उसमें कुछ भी कर सकती हूँ। आई हैव द राइट टू डू एनीथिंग। उसमें कोई तीसरा पर्सन आके इंटरफेयर करके बोलने का इसका हक किसी को भी नहीं है। इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। एंड जो शिल्पी मुझे लूज़र बोल रही थी, तो उनके लिए मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि भाई मेरे केस में तो मेरी सास जो थी वो ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करती थी मेरे पति और मेरे हमारे रिश्ते में। एंड मेरा पति अपना दिमाग नहीं लगाता था और जो माँ बोलती जाती थी वो करता जाता था। एंड वैसे ही फिर नार्सिसिस्ट बिहेवियर भी वो करने लगा अपनी मम्मी की तरीके से। एंड सुमित के कान इतने कच्चे थे कि उनको जो मैनिपुलेट जैसे भी किया जा सकता था वो उसकी मम्मी उसको करती थी, और वो वही चीज़ें करता था अपने मम्मी के हिसाब से हर चीज़। एंड मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। सो ऐसे में तो रिश्ता नहीं चलेगा, नो डाउट। जब पति पत्नी के बीच में अगर किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। पर शिल्पी दीदी को क्या हक बनता है लूज़र मुझे बोलने का? उस टाइम पे तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। उनकी शादी ज़रूर हो गई थी, और उनकी शादी उस टाइम पे सेपरेशन पीरियड में चल रही थी। उनकी तो कोई सास ससुर का इंटरफेरेंस भी नहीं था, सिर्फ पति के साथ निभानी थी। इन शादी के 1 साल में ही उन्होंने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। तो भाई तुमने ऐसे एक्ट्स किए हैं, इमेच्योर एक्ट्स किए हैं लाइफ में कि तुम लूज़र बनती हो, ना कि मैं। आई एम वे मच बेटर देन यू। शिल्पी, सौम्या और रेखा मौसी के केस में मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले किसी की साइड ऑफ द स्टोरी आप अच्छे से जान लो, अपने गिरेबान में झांक कर देख लो कि आप बिल्कुल दूध के धुले हुए हो। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि किसी के सुख दुख में के आप साथी हो। रोज़ाना का आपको इन्फॉर्मेशन है, अपडेट है कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, इतना अपनापन है किसी के साथ, तब तो आपको हक बनता है किसी को कुछ भी बोलने का। अगर किसी की है आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो उसे अर्न करना पड़ता है। पहले आप ऐसे कुछ एक्शंस करो, कुछ ऐसे जेस्चर्स दिखाओ जिससे आपको रिस्पेक्ट किया जाए, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलती है। ऐसी फ्री फोकट में तो कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और अपने रिश्तेदारों के एग्जाम्पल के माध्यम से मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये बात बोलना चाहूँगी कि अगर भगवान ने मुंह दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आ रहा है वो आप बोल दोगे। किसी को भी कुछ बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में और सेंसिबल बातें बोलनी चाहिए जिससे सुनकर उनको अच्छा लगे, उनका दिल खुश हो, बाग बाग हो। और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, काइंड हार्टेड रहना चाहिए। बी अ बिगर पर्सन इन लाइफ। दूसरों को समझने का प्रयास करो। बी अ गुड लिसनर। सबसे पहले किसी का एक विश्वास हासिल करो कि वो इंसान आपको अपने ज़िंदगी से जुड़ी हर एक बात, सुख दुख, अच्छा बुरा, सब कुछ आपसे शेयर कर सके। पहले वो विश्वास अर्जित करो, उसके बाद उसके सुख दुख के साथी बनो। आपसे बात करके उसको अच्छा फील हो, ऐसे इंसान बनो। मैं अपने व्यूअर्स से ये बात बोलना चाहूँगी कि किसी भी रिश्तेदार को अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती का इंटरफेरेंस नहीं करने देना चाहिए हमें। ये सारे रिश्तेदार आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में आपके घर का ना इनकम टैक्स वगैरह ना भरने आ रहे हैं, ना ही आपका राशन लेके उसका बिल देने आ रहे हैं, ना ही आपका बिजली का बिल देने आ रहे हैं। हमारी लाइफ हमारे अर्न किए हुए पैसों से चल रही है, तो किसी को भी फ्री फोकट की सजेशन, एडवाइस और एलिगेशन क्यों लें? हमारी लाइफ है तो इसको हमें कैसे बिल्डअप करना है, इसका पूरा अधिकार हमारे ऊपर है। गहरे बन जाओ अगर इस टाइप के रिश्तेदार हैं तो। और मैं सारे रिश्तेदारों से ये कहूँगी कि जब तक आपके एडवाइस और सजेशन की ज़रूरत नहीं है किसी को, तब तक मत बोलिए कुछ भी कि ऐसा कर लो, कि वैसा कर लो, कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। इस सब की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ लर्न करने का मौका मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी।
कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए। अगर मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो इसको एक लाइक बटन दे दीजिए, और मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। प्लीज़ गिव मी सब्सक्राइबर एज अ फॉर्म ऑफ डोनेशन। ये पता है ज़िंदगी का सबसे बड़ा डोनेशन होता है। एक सब्सक्राइब करने से कुछ किसी का कोई पैसा नहीं जा रहा है, बस एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का, और बेल आइकन को दबाना है ताकि आपको आगे की आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके वीडियोस की। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।